नमस्कार साथियों, मैं हिंदी विभाग से कुमार मंगलम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हिंदी के पहले व्यवस्थित इतिहासकार, आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को आप सभी के साथ एक बातचीत करने के लिए हिंदी विभाग यहाँ उपस्थित हुआ है। हमारे साथ हिंदी विभाग के समन्वयक डॉक्टर शशांक शुक्ल जी स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और साथ में हमारे साथ आज इस वार्ता में शामिल हैं हिंदी विभाग के ही डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो की ओर से अपने दोनों अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत है सर। आप सभी जानते हैं कि आचार्य शुक्ल का जो महत्व है हिंदी साहित्य में, वह एक अस्थाई इतिहासकार के रूप में अधिक है। उसके साथ साथ रस सिद्धांत के आलोचक के रूप में है। उसके अलावा एक निबंधकार, कहानीकार के रूप में है। उन्होंने अनुवाद किए, कविताएं लिखी। तो एक बड़ा व्यक्तित्व हमारे सामने आता है जिन्होंने छायावाद के आसपास अपनी लेखनी आलोचना में चलाई और हिंदी को एक ज्ञान की भाषा बनने में, अनुशासन के रूप में विकसित करने में हिंदी को बड़ा काम किया। और तब से लेकर के अब तक लगातार आचार्य शुक्ल पर बातचीत हिंदी समाज, हिंदी का अकादमिक समुदाय करता रहा है। उनके समर्थक भी हैं, उनके विरोधी भी हैं, उनके पक्षकार भी हैं, उनके पैरोकार भी हैं। ऐसे में मैं अपने अतिथियों से यह जानना चाहूंगा कि आचार्य शुक्ल की निर्मिति को, उनके साहित्य को, उनके आलोचनात्मक अवदानों को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर शशांक जी की ओर चलता हूं और उसके बाद फिर हम लोग अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। तो सर, मेरा सवाल ये है कि आप आचार्य शुक्ल के रचनात्मक अवदान को किस रूप में आज देखते हैं? मंगलम जी, शुक्ल जी का रचनात्मक अवदान कई दृष्टियों से है। वो बहुत विस्तार की मांग करता है, लेकिन मैं कुछ प्रमुख बिंदुओं से अपनी बात को कहना प्रारंभ करूंगा। एक चीज तो ये थी कि जब शुक्ल जी आलोचना के क्षेत्र में आते हैं और इतिहास लेखन के क्षेत्र में आते हैं, दोनों दृष्टियों से, अभी हिंदी आलोचना वैश्विक स्तर पर नहीं आई थी। उनके ठीक पहले आपको स्मरण होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना आ गई थी। कालिदास की निरंकुशता, जो पहली व्यवस्थित आलोचना थी 1907-8 के आसपास, 8 में प्रकाशित हुई थी। 1907 में पद्म सिंह शर्मा की बिहारी वाली और शेख सादी की आलोचना और तुलनात्मक आलोचना का एक दौर उस समय शुरू हुआ था। बिहारी बड़े की देव बड़े, कृष्ण बिहारी मिश्र और लाला भगवान दीन वगैरह की, और हिंदी नवरत्न भी मिश्र बंधु की, ये सारी चीजें आचार्य शुक्ल के पहले आ चुकी। तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ हो चुका था और एक तरह से दोष दर्शन की आलोचना भी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, अगर वो पुस्तक पढ़ें कालिदास का निरंकुशता, तो उससे आपको दिख पाए। लेकिन आलोचना गुण और दोष से परे एक व्यवस्थित सभ्यता समीक्षा है, ये शुक्ल जी ने पहली बार हिंदी आलोचना में स्थापित किया और उसे उन्होंने गुण दोष निकालने, तुलना करने, इससे परे ले जाकर व्यवस्थित किया। तो एक तो आलोचनात्मक दृष्टि से एक काम वो कर रहे थे। दूसरा जो वो काम कर रहे थे कि आलोचना के जो प्रतिमान थे, सिद्धांत थे, उसे वे बड़ा कर रहे थे। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं इसे इस तरह से समझने का प्रयास करता हूं बार बार कि वे अपनी आलोचनात्मक दृष्टि में प्रकृति को शामिल कर रहे हैं। प्रकृति सामान्य तौर पर हम सौंदर्य के आस्वाद की दृष्टि से या अपने भावुकता वाले मन की दृष्टि से, जैसे छायावादी आंदोलन चल ही रहा था कविता के में, गांधीवाद भी उधर चल रहा था जिसमें आत्म पर बहुत बल था, तो रामचंद्र शुक्ल साहित्य सिद्धांत में प्रकृति को लाते हैं। और आपको स्मरण होगा कि जब स्थायी भावों की बात हो रही थी और लंबे समय से 9, 10, 11 स्थायी भावों की बात हो रही थी, गुलाब राय उसी समय राष्ट्र प्रेम को स्थायी भाव के रूप में प्रस्तावित कर रहे थे और शुक्ल जी समानांतर रूप से प्रकृति प्रेम को उन्होंने स्थायी भाव के रूप में स्थापित करने या प्रस्ताव दिया था कि प्रकृति प्रेम भी, और बार बार वो कई निबंधों में कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को प्रेम होगा तो वो अपने नदी नाले, पशु पक्षी, तालाब, सबसे प्रेम करेगा, सबको भावुकता की नजर से देखेगा, सबके प्रति प्रेम होगा।
तो चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन भी चल रहा था, उसका भी एक कारण आप उसमें खोज सकते हैं। लेकिन शुक्ल जी का एक बड़ा योगदान था कि वो स्थायी भाव में एक नया स्थायी भाव जोड़ते हैं, प्रकृति प्रेम को। बाद में जब स्थायी भाव संचारी भाव पे मैंने स्वतंत्र रूप से विचार किया, तो मुझे भी लगा कि ये जो प्रकृति प्रेम है, जो मनुष्य का प्रकृति के प्रति शाश्वत आकर्षण है, वो प्रेम और स्त्री पुरुष के जो रति वाला प्रेम है उससे भिन्न है। उसी प्रकार से गुलाब राय का जो देश प्रेम है, देश प्रेम को आप मानवतावाद भी समझ सकते हैं, प्रकृति प्रेम को आप मनुष्य की प्राकृतिक दृष्टि या अनुभूति भी समझ सकते हैं, उसका अलग अलग विस्तार कर सकते हैं। तो ये आलोचनात्मक दृष्टि से, साहित्य सिद्धांत की दृष्टि से, उनके साधारणीकरण वाली दृष्टि से वो भी एक बड़ा योगदान है। इतिहास में बहुत बड़ा और योगदान है। तो ये प्रश्न ऐसा है कि जिसमें शुक्ल जी मनोविकार वाला पक्ष है, तो एक बड़ा शुक्ल जी का वितान है जिसमें वो कई दृष्टियों से हिंदी साहित्य को, इतिहास लेखन में तो अलग ही उनका महत्व है। जब वो काल विभाजन कर रहे थे, नामकरण कर रहे थे, व्यवस्थित रूप देने का प्रयास कर रहे थे, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जो शब्दकोश उन्होंने निर्मित किया, वो एक अपने ढंग से 96,000 शब्दों पे जब वो परिभाषित करते हैं, हर शब्द की परिभाषा लिखते हैं। और वो कई लोग थे, रामचंद्र वर्मा, श्याम सुंदर दास, सभी लोग थे, लेकिन श्याम सुंदर दास ने ही कहा कि उस कोश को शुक्ल जी ने बनाया और कोश ने शुक्ल जी को बनाया। तो वो शुक्ल जी जिस समय काम कर रहे थे वो हिंदी का प्रारंभिक समय था, जब सब कुछ निर्माण करना था, आधारभूत काम करना था। एक तो आधारभूत काम कर रहे थे हिंदी आलोचना के लिए, इतिहास लेखन के लिए, दूसरा काम वो कर रहे थे कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी प्रदान कर रहे थे। तो इस प्रकार से शुक्ल जी अंतर्राष्ट्रीय आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान मेरी दृष्टि में है शुक्ल जी का। मैं इसी बात को दोहराने के लिए, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए राजेंद्र जी की ओर जाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं उनसे यह भी आग्रह करूंगा कि इस सवाल पर जो उनकी अपनी टिप्पणी है, अपनी समझ है प्रकृति वाले मसले को लेकर के, और वो उस पर वो अपनी कोई बात कहें, उसके बाद फिर आगे हम लोग थोड़ा आचार्य शुक्ल के अंतर्विरोधों पर भी निश्चित बातचीत करेंगे। तो लगता है कि यह बातचीत मुकम्मल होगी। तो मैं माइक दे रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र केड़ा जी को कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद मंगलम जी, अच्छी बात कही आपने। मेरे मन में बहुत दिनों से ये बात थी, और शुक्ल जी पर क्योंकि बहुत सारी आलोचना ग्रंथ आए हैं, अच्छे बड़े आलोचना ग्रंथ आए हैं, रामविलास जी की किताबें और बहुत सारे लोगों की किताबें, बहुत बड़ी बड़ी पत्रिकाओं के विशेषांक निकले और शुक्ल जी पर बहुत अलग अलग तरीके से बात हुई। लेकिन ये जो प्रकृति वाला मामला था ये लगभग छूटा था। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी तरफ, जैसे गोपाल प्रधान ने अपनी किताब पर इशारा किया है। शुक्ल जी ने प्रकृति को अतिरिक्त महत्व दिया, ये बहुत बाद में लोगों ने देखा। और जो संस्कृत काव्य शास्त्र की सामान्य परिपाटी थी, जो हिंदी को दाय के तौर पर मिली थी और उसका विकास या उसका पृष्ठपोषण उस समय की आलोचना कर रही थी, उसमें प्रकृति उद्दीपन को के आसपास ही भटक रही थी। शुक्ल जी ने पहली बार ये बात पिन पॉइंट की कि हम प्रकृति को स्वतंत्र तौर पर भी देख सकते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने अलग से इसके लिए एक निबंध लिखा काव्य में, प्राकृतिक दृश्य, रसात्मक बोध के, रसात्मक बोध के उसमें भी किया, लेकिन काव्य के प्राकृतिक दृश्यों पर उनका एक अलग से निबंध है। और शुक्ल जी के जो सबसे पसंदीदा कैनन के तौर पर जिसे शुक्ल जी ने यूज किया था, तुलसीदास को, और तो शुक्ल जी ने तुलसीदास की प्रकृति के भोंडे चित्रण को पर टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि गोस्वामी जी के प्रकृति चित्रण को अगर आप वाल्मीकि के प्रकृति से चित्रण से मिलाएंगे तो वो कहीं नहीं बैठता। उनका प्रकृति चित्रण एक तरह से दृष्टांत है कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीत जता थिर नहीं। उन्होंने चीजों को प्रकृति के तौर पर नहीं लिया, उद्दीपन या एक तरह से साइड इफेक्ट की तरह लिया। दो सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो शुक्ल जी के हैं, एक कविता क्या है और दूसरा उनकी खुद की कविताएं। इन दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि नहीं, वो प्रकृति को अतिरिक्त महत्व दे रहे थे। शुक्ल जी उस वक्त शायद अकेले साहित्यकार होंगे हिंदी पट्टी के भीतर जिन्होंने बंदर, फूल, पत्ती, हाथी, इन सब को नोटिस किया और कहा कि इनका अपना अलग प्राकृतिक सौंदर्य है। दूसरा निबंध जो शुक्ल जी का है वो है जो प्रेम पर जो उनका निबंध है, उसका पूरा शीर्षक मैं भूल रहा हूँ,
श्रद्धा तो अलग है। प्रेम पर जो उनका निबंध है उसमें वो देश प्रेम को लेकर एक खास बात कहते हैं, जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे थे, जिसको आप निकाल रहे कि देश प्रेम, जब तक हम अपनी प्रकृति को, अपने चारों तरफ के बिखरे वातावरण को प्यार करना नहीं सीखेंगे, उसके साथ तादाद में होना नहीं सीखेंगे, तब तक हम किसी भी तरह का प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम के लिए हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया, और खुद शुक्ल जी चाहते थे कि ये सब चीजें हों। प्रकृति वर्णन की जो अच्छी कविताएं थी, शुक्ल जी से लगातार तारीफ पाती रही, वो भले ही पंत जी की रही हों या किसी और की। और खुद रसमीमांसा में बहुत बड़ा विभाव वाला बहुत बड़ा पोर्शन है, जिसमें वो संस्कृत काव्यशास्त्र, संस्कृत कविता से निकालकर अच्छी सुंदर प्राकृतिक दृश्यों वाली कविताओं को रखते हैं। तो ये इसके लिए आपको धन्यवाद कि आपने एक बिछड़े हुए पॉइंट को आगे रखा। और मैं भी इधर इन सब चीजों को देख रहा था, क्योंकि इस बीच जब एंथ्रोपोसीन पर हम पढ़ाई कर रहे थे तो देखा कि हाँ, प्रकृति को देखने का एक अलग नजरिया हमारे पास होना चाहिए। और अच्छी बात है कि 1910, 1920, 1930 में लिखने वाला हिंदी पट्टी का एक आदमी इन बातों को समझ रहा है। 100 साल पहले पद्माकर की कविताओं का जब मूल्यांकन करते हैं आचार्य शुक्ल, तो प्रकृति के इस रूप को आप उनके इतिहास में भी पाएंगे कि हाँ। पद्माकर की कविताओं पे मुग्ध होने के पीछे, और उसमें जब वो उस कविता को कोट करते हैं, ये केली में कुंजन में और बरगियो बसंत है वाली जो कविता है, पंत को महत्व देने के पीछे भी मुख्य कारणों में से हाँ, उनका प्राकृतिक पक्ष था। और प्रकृति को उन्होंने बहुत जैविक रूप में भी समझने की कोशिश की है। ये ऐसा नहीं था कि आचार्य शुक्ल ने जब प्रकृति को देखा तो फूलों की क्यारी और फूले का सकल मही छाई, जो तुलसीदास जिसकी ओर आप इशारा कर रहे थे, वैसा ही नहीं था। उन्होंने प्रकृति की उसकी संपूर्ण उपस्थिति के रूप में और मनुष्य के तादात्म्य के साथ, और खास करके उस भूख को भी समझने की कोशिश वो कर रहे थे अपने निबंधों में, अपने इतिहास में, जहाँ पे मनुष्य प्रकृति के लिए अंततः खतरा बनने जा रहा था। तो वो अपने वो एक तरह से जातीय चेतना के रूप में, अगर आप इसको एक शब्द देना चाहें, जातीय चेतना, क्योंकि आप रीतिकाल वाले पक्ष में उन्होंने एक साफ लिखा है कि जिस कवि में प्रादेशिक भाषा, शब्द और उसका प्रयोग प्रकृति नहीं आ रही है किसी कवि में, तो उसकी रचना प्रामाणिक नहीं है। तो हाँ, तो इस ढंग से भी वो प्रस्तावित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आचार्य शुक्ल की आलोचना की यह खूबी है कि जब हम उन पर बात करते हैं, सबसे पहली बात है कि जब आचार्य शुक्ल की आलोचना पर हम लोग बात करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि लोगों ने इस तरीके से उनकी आलोचना की कि आचार्य शुक्ल ने लिखा कि ये फला जगह के सरयू पारीण ब्राह्मण थे, ये फला जाति के थे, ये कायस्थ थे, ये वैश्य थे, ये। तो इस पर एक बड़ी आलोचना की बात होती है, अथवा इस बात पे बात होती है कि उन्होंने तत्कालीन स्त्री लेखन को या तमाम ऐसे और जो पक्षवाद के अनुसंधान में सामने आए, उनको उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उनको तरजीह नहीं दी। उनकी आलोचना मैंने जब आचार्य शुक्ल के संदर्भ में आलोचक एक मत बनाते हैं, खास करके विमर्शवादी आलोचक जब आचार्य शुक्ल को देखते हैं, तो वो इस तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन वो उस पक्ष में यह भूल जाते हैं कि आचार्य शुक्ल जब निराला पर कोई टिप्पणी लिख रहे होते हैं, जब पंत और प्रसाद पर टिप्पणी लिख रहे होते हैं, जब वो रीतिकाल के कवियों पर टिप्पणी लिख रहे होते हैं, तो उनके साहित्य को वो कैसे देखते हैं। अंततः अगर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भी है, तो उसमें जो आलोचनात्मक इंस्टिंक्ट हैं, जो उसमें जो आलोचना के तत्व हैं, जो जहाँ पर वो निरूपण करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उस पर कोई सवाल या उस पर कोई बात या उस अंतर्विरोधों पर बात करता है। तो मैं राजेंद्र जी से ही जानना चाहूंगा कि आचार्य शुक्ल के अंतर्विरोधों को, उनके आलोचनात्मक अंतर्विरोधों को कैसे देखते हैं। देखिए, शुक्ल जी बड़ा व्यक्तित्व है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और शुक्ल जी ने वो काम किए जो उस वक्त थे ही नहीं, वो पहले काम थे। उस तरह का आलोचना ग्रंथ नहीं था, उस तरह के आलोचनात्मक निबंध नहीं थे। मनोविकारों पर जिस तरह शुक्ल जी सोच रहे थे, उस वक्त कोई नहीं सोच रहा था। तो वो जो प्रारंभिक काम है, तो प्रारंभिक काम में जो कच्चापन होता है वो रहना बिल्कुल सही है। अंतर्विरोध अपनी जगह पर है,
उर्दू को लेकर शुक्ल जी में अपना अंतर्विरोध था, जातीय चेतना को लेकर शुक्ल जी में अपना अंतर्विरोध था। उनका व्यक्तिगत जो अंतर्विरोध था वो स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट तरीके से लोगों ने उस पर बात की है, वो आ गए और उसको स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है। अंतर्विरोध के बावजूद शुक्ल जी का कद अपनी जगह पर स्थापित। कुछ अंतर्विरोध ऐसे हैं जो समय के अंतर्विरोध हैं। अब जैसे अगर आप मान लीजिए कि स्त्री कविता को उन्होंने बहुत महत्व नहीं दिया, दलित कविता को बहुत महत्व नहीं दिया, कहीं कोई जिक्र नहीं किया है, उर्दू कविता को बहुत कम महत्व दिया है, ये उनका जितना व्यक्तिगत अंतर्विरोध है उतना ही ये समय का अंतर्विरोध भी है। इन सब चीजों में हम मान सकते हैं कि हाँ, शुक्ल जी के ये व्यक्तिगत अंतर्विरोध है। आप देखिए, अपभ्रंश कविता की बहुत कम आलोचना है, कविताओं के उदाहरण नहीं है, इसके पीछे कोई अंतर्विरोध नहीं है, इसके पीछे शोध की कमी थी। उनकी मृत्यु के समय 42 के आसपास से ये चीजें आनी शुरू हुई और 50, 52, 53 तक ये चीजें, बड़ी बड़े ग्रंथ शुक्ल जी के देखने में आए ही नहीं। अगर वो होते तो शायद शुक्ल जी की अंतर्दृष्टि कुछ और होती। तो ये उनका अंतर्विरोध जितना था उतना ही समय का अंतर्विरोध भी था। शुक्ल जी अपनी धारणाओं में इतने स्पष्ट हैं, इतने ठोस हैं कि आप उनसे आचार्य द्विवेदी का वो लाइन है ना कि या तो हाँ या ना तो ना, बीच का रास्ता शुक्ल जी के पास था नहीं। तो जिसको पसंद करेंगे तो पसंद करेंगे, नहीं पसंद किया उसके लिए स्पष्ट कारण उनके थे। वो कैसा भी अंतर्विरोध होगा, हम उनको उनके अंतर्विरोधों के साथ ही उनका पाठ करना ज्यादा मुनासिब होगा। आपने अपनी बातचीत में मनोविकार की ओर इशारा किया और इधर आप देखेंगे कि शशांक जी का जो वर्तमान का लेखन है उसमें इन्होंने मनोविकारों पर भी पर्याप्त विचार किया है। तो एक सवाल मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि शुक्ल जी के मनोविकारों को, जो मनोविकारों पर उनका लेखन है, उनको और आज जब आप अपने मनोविकारों को लिखते हैं तो उसमें क्या अंतर आया है और आप उनको कैसे देखते हैं, उस लेखन को, उनके इस लेखन को? मंगलम जी, जो शुक्ल जी जब मनोविकार पर लिख रहे थे तो समानांतर रूप से 2-3 चीजें समझनी हैं उनके इस लेखन को। एक तो ये था कि शुक्ल जी की स्पष्ट मान्यता थी कि आपकी आलोचनात्मक दृष्टि का विकास तभी संभव है जब आप शब्दों के पीछे अंतर्निहित अर्थ को स्पष्ट कर लें। से घृणा और प्रेम है, तो हम घृणा को उसके अंतर्निहित रूप में जब तक नहीं समझेंगे शायद हम कविता की व्याख्या नहीं करेंगे, या प्रेम को भी हम अधकचरे रूप में अगर समझेंगे तो शायद प्रेम की गहराई भी नहीं समझ सकते। शुक्ल जी जब लिख रहे थे तो उनके सामने जरूर ये स्पष्ट रूप से बिंब रहा होगा कि बहुत शब्दों के पीछे की अंतर्निहित शक्ति बहुत से पाठकों को या समाज के व्यक्तियों को नहीं पता है। शुक्ल जी की जो अपनी दृष्टि मनोविकार पर थी, इसीलिए प्राय आपको शुक्ल जी के कथनों में सूत्रात्मक पद्धति दिखेगी। प्रेम और घृणा, लोभ और प्रीति, या तमाम तरह के उत्साह, वीरता, तमाम तरह के निबंधों में तो शुक्ल जी जब लिख रहे थे तो उनके पीछे एक तो चीजों को स्पष्ट करने की बात थी, प्रारंभिक तौर पे थी। हालांकि वो मनोविकार परक निबंध शुद्ध रूप से मनोविज्ञान के न होके शुक्ल जी की अपनी दृष्टि, आलोचनात्मक मेधा के कारण वो एक साहित्यिक धाती धरोहर के रूप में हमारे बन गए। आज जब मैं मनोविकार पर फिर लौटता हूं और देखता हूं तो उसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो कारण यही है कि शुक्ल जी का प्रभाव, जिसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि जो चूंकि मेरा कार्य करने का एक जो एरिया है, क्षेत्र है, वो साहित्य सिद्धांत है, और मुझे लगता है कि चीजें इतनी जटिल होती जा रही हैं। जैसे भरत मुनि के 33 संचारी भाव, 8-9 स्थायी भाव पर बात हुई, लेकिन उसके आगे की बात नहीं हुई और चीजें बहुत बदल गई हैं। भरत मुनि ईसा पूर्व 200-300 साल पहले और आज 2025 में हम बैठे हैं, क्या इतने बीच में संचारी भाव नहीं बढ़े होंगे? स्थायी भाव नहीं निश्चित रूप से आए, लेकिन एक मैं तो कहता हूँ कि इन संचारी भाव, ये तो बहुत अलग अलग चीज है। स्थायी भाव की परिभाषाएं बदल गई हैं। तो चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, देखने का नजरिया बदल रहा है। जैसे शुक्ल जी ने ही कहा कि हम सारे घृणा को हे नहीं समझ सकते, तो मुझे ये कथन, और यही बात प्रेमचंद ने भी कही कि हम अगर कोई पापी है, कोई बलात्कारी है, कोई अन्यायी है, तो उससे हम घृणा नहीं करेंगे, तो फिर हमारी अपनी जो भावनाएं हैं उसमें कोई दोष है।
तो घृणा को जैसे पूर्व के आचार्यों ने कहा था कि घृणा नकारात्मक, आपको याद होगा कि 4 भरत मुनि ने माने थे, तो कुछ को उन्होंने सकारात्मक मनोभाव में रखा था, कुछ को नकारात्मक, तो घृणा वहां नकारात्मक मनोभाव में। शुक्ल जी, प्रेमचंद भी ये काम कर रहे हैं और उन्होंने घृणा को कहा कि नहीं, सारी घृणा नकारात्मक नहीं है, घृणा के भी अपनी सामाजिक सापेक्षता है। तो चीजें रोज बदल रही हैं और 2025 में उत्तर आधुनिकता आ गई, आधुनिकता के ढेर सारे तर्क आए। तो मुझे लगता है कि जब मेरे कार्य करने का परिक्षेत्र है तो उन मनोविकारों पर जाना इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मनोभावों को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं है। मुझे बार बार लगता है कि आज का जो साहित्य है वो बड़ा अस्पष्ट है, आभासी। तो आप कहते ही हैं कि उत्तराधुनिकता में सब कुछ आभासी है, लेकिन प्रेम भी स्पष्ट नहीं है, घृणा भी स्पष्ट नहीं है, मित्रता भी स्पष्ट नहीं है, शत्रुता भी स्पष्ट नहीं है, व्यक्तित्व में भी स्पष्ट नहीं है। आप किसी से शत्रुता कर रहे हैं, वहां भी आप शत्रु को देख के हाथ भी मिला रहे हैं, हंस भी रहे हैं, वो वहां भी प्रामाणिकता नहीं है। प्रेम कर रहे हैं, वहां भी पीठ पीछे आप उसकी बुराई ही कर रहे हैं। तो जब चीजें इतनी जटिल होती जा रही हैं, आभासी होती जा रही हैं, मनोभावों में क्लियरिटी, और ये मनोभावों में क्लियरिटी ना होना व्यक्तित्व की यही अपरिपक्वता के रूप में मैं देखता हूं। तो मुझे लगता है बार बार कि एक साहित्य के विद्यार्थी अध्येता होने के कारण मनोभावों की स्पष्ट समझ, जो शुक्ल जी अपने समय में देख रहे थे, मुझे भी बार बार मनोभावों पे मेरे कार्य करने का आज यही है कि मैं घृणा पे अगर कोई बात मुझे समझनी है तो मुझे घृणा के बारे में सारी ओर छोर पता हो, प्रेम के बारे में पता हो, शत्रुता के बारे में पता हो, मित्रता के बारे में, लोभ के बारे में, कुटिलता के बारे में पता हो, धूर्तता के बारे में सब कुछ स्पष्ट हो, तब शायद हम आलोचनात्मक अपनी दृष्टि, मान, सब कुछ निर्धारित। जब हमारे मनोभाव ही स्पष्ट नहीं है और हम आलोचना के जमीन पर खड़े हैं या आलोचना के एक दाय को लेकर हम चलना चाह रहे हैं और हमारे पास मनोभावों की दृष्टि स्पष्ट नहीं। शुक्ल जी की व्यवहारिक आलोचना शायद इसीलिए ज्यादा पुष्ट हुई कि वो घनानंद पर आलोचना लिख रहे हैं, बिहारी पर लिख रहे हैं, और जहां शुक्ल जी, जो राजन जी इशारा कर रहे थे कि जहां खड़े हैं तो वहां बड़े मजबूती के संग खड़े हैं। और शुक्ल जी की बहुत बड़ी ताकत है कि अगर वो, उनके पास दृष्टि स्पष्ट है कि पंत को पसंद करने के, तो वो साफ कहते हैं कि पंत में ही केवल शुद्ध स्वच्छंदतावाद का दर्शन होता है, ट्रू रोमांटिसिज्म। यानी पंत की कविता में दर्शन का आरोप नहीं है, जैसे प्रसाद दर्शन ले आते हैं प्रकृति के बीच में, रोमांटिसिज्म में निराला वेदांत लाते हैं, महादेवी बौद्ध दर्शन। पंत के यहाँ आप इस तरह का कोई आरोपण नहीं। तो शुक्ल जी की स्पष्ट मान्यता है कि अगर आप रोमांटिसिज्म की बात कर रहे हैं तो वहां दर्शन का आरोपण मत करिए, जैसे कि महादेवी वर्मा वगैरह ने किया। यानी शुक्ल जी की दृष्टि अपनी जगह पे बड़ी, तो वो इसीलिए था कि वो मनोविकारों पर लगातार चिंतन कर रहे थे और उसको वो अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से जोड़ते हैं। तो शायद मेरे बार बार जाने के पीछे भी यही कुछ कारण होंगे, जैसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने आचार्य शुक्ल पर आज एक ठीक ठाक बातचीत की है, और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, आप आचार्य शुक्ल से सहमत हो, असहमत हो, पसंद करें नापसंद करें, लेकिन एक आलोचक के तौर पर यह जो प्रतिबद्धता है अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने चयन के प्रति, वही कहीं ना कहीं आलोचकीय मूल्य पैदा करता है। और इस मामले में निसंदेह हिंदी के श्रेष्ठ आलोचक आचार्य शुक्ल रहे हैं। नहीं, पसंद करना ठीक है, ना पसंद करना और उससे आगे बढ़ाना ये ज्यादा अच्छा है। शुक्ल जी उसके लिए जमीन भी तैयार करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी से पैदा होते हैं, नगेंद्र शुक्ल जी से, बिल्कुल, नंदुलाल वाजपेयी शुक्ल जी से, ये सभी लोग शुक्ल जी से की जमीन लेकर मेरे आगे बढ़े। कहने का आशय यह है कि आप आचार्य शुक्ल से लड़े भिड़े बगैर, उनकी मान्यताओं को आत्मसात किए बगैर आगे तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक परिदृश्य में नहीं बढ़ सकते। एक अस्थाई जमीन देना जिसको कहते हैं, वो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को दिया। उनके जन्मदिन पर हम सभी एक तरीके से प्रणति भी ज्ञापित करते हैं, और आप सबको मैं, खास करके आप दोनों लोग आए बातचीत के लिए आचार्य शुक्ल के जन्मदिन पर, मैं हिंदी विभाग की ओर से भी और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो की ओर से, अपने श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शशांक शुक्ल का और डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि हम लोगों ने एक बातचीत की। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं को उम्मीद है कि यह बातचीत पसंद आई होगी। आप लोग इसे सुनते हुए अगर कोई सवाल हो,
किसी तरह की प्रतिक्रिया हो तो आप उससे हमें जरूर अवगत करा सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।